Good morning to all. So today we'll discuss CAD, coronary artery disease. इसका जो पहला पार्ट था जिसमें डेफिनेशन, इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. सो आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें आपका साइन एंड सिम्टम्स आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, मैनेजमेंट आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जैसे नाम बता रहा है, कोरोनरी आर्टरी की कोई प्रॉब्लम. तो कोरोनरी आर्टरी में क्या प्रॉब्लम होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं. ठीक, लाइक ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है. कोरोनरी आर्टरी में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लाक की फॉर्मेशन. प्लाक फॉर्मेशन. ठीक, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज़ द हेल्दी आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. बट नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें आप देखोगे इस ब्लड वेसल में ये येलो येलो सब्सटेंस यहाँ पे जमना स्टार्ट हो गया है. इसी को हम बोलते हैं प्लाक फॉर्मेशन. अभी ये प्लाक जो है वो इतना ग्रो नहीं हुआ है जिसकी वजह से इसने ब्लड वेसल को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करा है. बट इस पिक्चर में देख सकते हो जो प्लाक है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है यहाँ पे. ठीक है, जिससे जो ब्लड फ्लो के लिए रास्ता है वो बिल्कुल ही थोड़ा बचा है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट और नियर अबाउट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो इससे होता क्या है, जब आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट को ब्लड देना ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिल सके. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, आप इमेजिन कर सकते हैं. ठीक, तो अगर ये आर्टरी आपके हार्ट के इस पार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है तो यहाँ क्या है, ब्लड नहीं जाएगा. अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन कम है, ठीक है, तो कम जाएगा. तो उससे होगा क्या, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा. अब इस्कीमिया क्या होता है, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, उसी के लिए टर्म इज इस्कीमिया. ठीक, अब इस्कीमिया होने से होगा क्या, अब जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी वर्क करती है. ठीक है, नॉर्मल. अगर हमें कहीं पे ऐसा थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लग जाए, ठीक है, तो वो वाला एरिया ऐसा रेड कुछ हो जाता है. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे इस्कीमिया जब होगा तो इस्कीमिया अगर कन्वर्ट हो जाए इन्फेक्शन में, ठीक है, इन्फेक्शन होता है सेल डेथ. अगर इस्कीमिया की वजह से यहाँ के सेल्स डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, अगर सेल्स यहाँ पे डाई होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पर्सन को पेन फील होगी. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन और एंजाइना. ठीक है, तो CAD इन शॉर्ट क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है प्लाक बनने की वजह से, जिससे आपके मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है. ठीक है, इस्कीमिया हो जाता है मायोकार्डियम में और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है. और अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है तो इस्कीमिया वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे वहाँ के सेल्स एंड टिश्यू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और सीवियर चेस्ट पेन पर्सन को होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली हम साइन एंड सिम्टम्स को बोलते हैं. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स भी हम इसको बोल लेते हैं. ठीक है, तो अगर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो है माइल्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है थोड़ी बहुत है, तो ऐसे वहाँ पे कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते हैं. बट जैसे जैसे ये कॉर्नरी आर्टरी लाइक इसमें अगर इतनी सी ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, बट अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये बढ़ गया, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता जाएगा और यहाँ मायोकार्डियम में इसको ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती जाएगी. ठीक है, तो अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुई तो सबसे पहले क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया. मायोकार्डियम जो है, जो मसल लेयर है हार्ट की, उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. ठीक, अब जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, चेस्ट पेन होगी, एंजाइना जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, चेस्ट पेन क्यों होगी, बिकॉज अब वो वाला एरिया जो है उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो बॉडी को मैसेज जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से हमें उस वाले एरिया पे सीवियर चेस्ट पेन फील होगी. ठीक है, चेस्ट पेन के साथ साथ चेस्ट डिस्कम्फर्ट होएगा. ठीक है,
चेस्ट डिस्कम्फर्ट ज़्यादा कब होगा? जब हम फिजिकल एक्सर्शन में होंगे। क्यों? बिकॉज अभी इस्चीमिया है, ठीक है। इस्चीमिया वाले केस में क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गई है। बट जब हम किसी फिजिकल एक्सर्शन में होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इंक्रीज होती है। बट बिकॉज ऑफ नैरोड पार्ट हमारा जो ब्लड है आपके मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पा रहा है और हम फिजिकल एक्सर्शन में भी हैं, तो जो मायोकार्डियल डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज। बट मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है, वो डिक्रीज है, जिसकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन को डिजीनेस फील हो सकता है, लाइट हेडेडनेस, लाइक फेंट, मैं फेंट हो रहा हूँ, मुझे चक्कर सा आ रहा है, वैसा फील होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक। अनयूजुअल फटीग, थकान उसे फील होगी बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम है, ठीक। उसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी, उसको ऐसा फील होगा कि एनर्जी नहीं है, ठीक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, बिकॉज अब कॉर्नरी आर्टरी में प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मायोकार्डियम को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वो धीरे धीरे आपके कार्डियक आउटपुट को अल्टर करना स्टार्ट करेगा, जिससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होएगी, जिससे आपको डिस्निया होएगा। पैल्पिटेशन हो सकती है। पैल्पिटेशन मीन्स लाइक आपका हार्ट बहुत जल्दी बीट कर रहा है, पर्सन को ऐसा फील होगा कि मेरा धड़कन बढ़ रही है, ठीक है। ये क्यों होगा? बिकॉज हार्ट ट्राई टू कंपनसेट। टेकिकार्डिया, बिकॉज हार्ट ट्राई टू कंपनसेट, तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होगा। एंड डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग वहाँ पर्सन को रहेगी। इफ CAD एडवांसेस देन, अब हम बात कर रहे हैं अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है पूरी ब्लॉक हो गई है, ठीक है, अबाउट, या फिर जो कॉर्नरी आर्टरी में प्लाक बना था वहाँ से एक पार्ट टूट के एम्बुलेंस बन गया है और उसने आगे जाके आपके कॉर्नरी आर्टरी को पूरी तरह से ऑक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ब्लड सप्लाई अब नील है, तो यहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेल डेथ होती है उसके लिए एक टर्म होती है, दैट इज इन्फाक्शन, ठीक। तो इन्फेक्शन होने की वजह से ECG जब करेंगे तो उसमें सीवियर चेंजेस आएंगे, ठीक। कार्डियक आउटपुट कम होगा बिकॉज जब मायोकार्डियम है, ये वाला एरिया डेड हो रहा है, ठीक है, लाइक ये वाला एरिया डेड है, तो मायोकार्डियम जो है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनमें प्रॉब्लम होगी, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये ब्लड को बाहर नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो इनएडिक्वेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्रिथमियास हो सकते हैं, हार्ट के जो रिदम्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज कंडक्शन सिस्टम भी आपके मायोकार्डियम में रन करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, अभी हमने बात करी इस्चीमिया की नेक्स्ट स्टेजेस इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से ऑक्लूड हो रही है तो आपका जो मायोकार्डियम है उसके सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। मायोकार्डियम इन्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर बढ़ता गया, जो सेल डेथ का एरिया है वो अगर बढ़ता गया, तो धीरे धीरे वो वाला कंडीशन जो है वो हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें अब आपका हार्ट जो है पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देगा। क्या हार्ट का मेन काम होता है, ब्लड को पंप करना, तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो अब अगर हार्ट ने पंप करना ब्लड कर दिया, पंप करना ब्लड, सॉरी, हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, तो हमारी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे वहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन ऑल्टर होएगा और पर्सन को जो है वहाँ के सेल्स एंड टिश्यूज़ जो हैं डाई होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट पूरी तरह से स्टॉप हो जाना, सो इसके फर्दर जो आप बोल सकते हो प्रोग्रेसिव स्टेज इज कार्डियक अरेस्ट। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स थे? सबसे पहले अगर माइल्ड है तो ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं रहेंगे। अगर धीरे धीरे एडवांस कर रहा है तो मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस, अनयूजुअल फटीग, लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और यू कैन से डिस्निया प्रेजेंट रहेगा, ठीक। पैल्पिटेशंस होंगे पर्सन को, टेकिकार्डिया, डायफोरेसिस। इफ CAD एडवांसेस पूरी तरह से ऑक्लूड हो रहा है, देन चेंजेस इन द ECG, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, डिसरिथमियास पर्सन को रहेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक,
कार्डिक अरेस्ट एंड सडन डेथ हो सकती है पर्सन की, ठीक। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन द CAD. नेक्स्ट विल डिस्कस द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. अब इससे क्या ये क्यों करते हैं, बिकॉज डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जिससे आपके डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को CAD है या MI है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है. तो हिस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं, जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, दूसरी कोई स्मोकिंग हैबिट्स हैं, कोई दूसरी कोई डिजीज़ कंडीशन है, उन सब के बारे में हम पेशेंट की यहाँ पे हिस्ट्री लेते हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट अबाउट द जनरल सिम्टम्स, द रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल कैसा है, डाइटरी हैबिट्स, कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग की हैबिट्स तो नहीं है, टोबैको यूज़ तो नहीं होता है, अल्कोहल तो नहीं पर्सन लेता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पेशेंट से पूछते हैं. आपको पता होगा हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स बताए हैं जो भी हमने पढ़े, ठीक है, उसके बारे में डिटेल लेंगे. अगर चेस्ट पेन है तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, उसकी सीवियरिटी कैसी है, कितनी देर तक रहता है, रिलीविंग फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है. उसके अलावा हमने बोला जो भी रिस्क फैक्टर हैं वो भी पूछेंगे जो हमने पढ़े थे, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. फिर नेक्स्ट हम इसमें करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन आपने पढ़ा होगा, हेड टू टो एग्जामिनेशन आता है, फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन आता है. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो वाइटल्स लेने हैं, वेट, हाइट, BMI चेक करना है पेशेंट का, ठीक है. उसके अलावा सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना है जिसमें आपका पूरा हेड टू टो आएगा, नेक, CNS, कार्डियो, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, GI, मस्कुलोस्केलेटल, इंटेगुमेंट्री, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है. फिर नेक्स्ट आते हैं हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पे. सो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स अब क्या है, टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है. तो सबसे पहले आता है आपका ECG. तो ECG क्या करता है, इट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट टू फाइंड आउट एबनॉर्मल रिदम्स लाइक हार्ट रेट वगैरह, ठीक है. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो कंडक्शन सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो आपके हार्ट में हो रही हैं उनको एक ग्राफ पेपर पर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ECG मशीन, जिससे हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, हार्ट रिदम एंड बेसिकली हार्ट रेट, और दूसरे कोई प्रॉब्लम्स लाइक एट्रियम में प्रॉब्लम है तो आपके जो वेव्स हैं, P वेव, उसमें ऑल्ट्रेशन आएगी. वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है या टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आएगी, T वेव में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सन है, ये हम ECG लेने के लिए लिम लीड्स लगाते हैं 4 एंड चेस्ट लीड्स लगाते हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ECG मशीन हम ECG ले लेते हैं. नेक्स्ट टेस्ट इज इकोकार्डियोग्राम. इकोकार्डियोग्राम जो है बेसिकली दिस टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स टू क्रिएट पिक्चर्स ऑफ द बीटिंग हार्ट, ठीक है. तो इको से नाम आप समझ रहे हैं, इको मतलब जब हम इको क्रिएट कराते हैं, कैसे हम क्या करेंगे, साउंड वेव्स यूज़ करके पेशेंट के जो थोरेक्स वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हार्ट होता है, वहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर को प्लेस कराएंगे, ठीक है. उस ट्रांसड्यूसर के थ्रू पेशेंट की बॉडी में जो इकोज़ हैं, ठीक है, उन इकोज़ के थ्रू हमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी सारी पिक्चर्स हार्ट की वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होंगी, ठीक है. तो इको से हमें क्या क्या पता चलता है, इको कैन शो हाउ ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट, कैसे हार्ट में ब्लड मूव कर रहा है, हार्ट वाल्व्स में कैसे ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, हार्ट के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से वीक हैं, ठीक है, एक्सेस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से या फिर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या दूसरे कंडीशन के जो भी साइंस हैं उनको हम इको से पता कर सकते हैं. तो इकोकार्डियोग्राम में बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लड फ्लो कैसा है, हार्ट चैम्बर्स कैसे हैं, हार्ट वाल्व्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है. तो इको मशीन ऐसी होती है, ठीक है. हम पर्सन के थोरेक्स पे एक ट्रांसड्यूसर है,
ठीक है, उसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो इसके थ्रू जो है इमेजेस आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आती हैं। सो जो कार्डियोलॉजिस्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे उन पिक्चर्स को देख सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। अब द नेम इज इंडिकेटिंग दैट एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज कराना है पर्सन को, ठीक है, स्ट्रेस डालना है हार्ट पे, ठीक है, और टेस्ट लेना है, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, इफ़ साइन एंड सिम्टम्स अकर मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर प्रोवाइडर मे आस्क यू टू वॉक ऑन ट्रेडमिल और राइड ऑन अ स्टेशनरी बाइक ड्यूरिंग एन ईसीजी, ठीक है। हमने अभी साइन एंड सिम्टम में पढ़ा था कि जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है वो कब इंक्रीज होता है कुछ पेशेंट्स में, जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जब उनकी बॉडी पे फिजिकल एक्सर्शन पड़ता है। तो उन पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट को हम टीएमटी टेस्ट भी बोलते हैं। टीएमटी क्या है, टीएमटी इज ट्रेड मिल टेस्ट। अभी ट्रेडमिल टेस्ट क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो ट्रेडमिल है उस पर हम पेशेंट को वॉक कराते हैं। ट्रेडमिल क्या है, जो आप जिम वगैरह में देखते हैं, ट्रेडमिल पे पर्सन रन करता है, ठीक है, रन करने के बाद उसको स्वेटिंग आती है वेट लूज करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे होता है, बट इसमें क्या है, ट्रेडमिल पे वॉक कराने से पहले हम पेशेंट को ईसीजी लेते हैं, नॉर्मल पैरामीटर सारे असेस करते हैं, फिर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं आपने यहाँ पे वॉक करना है, ठीक है, और फिर ड्यूरिंग एक्सर्शन हम पेशेंट का हार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसको हम इजीली इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट कार्डियक सिटी स्कैन। कार्डियक सिटी स्कैन क्या है, नॉर्मल सिटी स्कैन आपको पता है, ठीक है, कि हम एक डोनट शेप की मशीन होती है, ठीक है, एक टेबल पे हम पेशेंट को लेटाते हैं, जिस भी पार्ट का करना है उसको उस डोनट शेप की मशीन के साथ एक्सपोज कराते हैं और वो मशीन इमेजेस क्रिएट करा के कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करती है, ठीक है। कार्डियक सिटी स्कैन में क्या करना है, द सिटी स्कैन ऑफ हार्ट कैन शो कैल्शियम डिपॉजिट एंड ब्लॉकेजेस इन द हार्ट आर्टरीज, ठीक है। तो इसमें हम डाई इंसर्ट करते हैं, डाई गिवन बाय आईबी ड्यूरिंग दिस टेस्ट, दिस डाई हेल्प टू क्रिएट डिटेल पिक्चर ऑफ द हार्ट आर्टरीज। इफ डाई इज यूज द टेस्ट इज कॉल्ड सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राम, ठीक है, इसको हम सीटीए भी बोल सकते हैं। क्या बोला इसमें, नॉर्मल जैसे सीटी होता है वैसे ही करेंगे, बट इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या करना है, यहाँ पे हम एक आईवी डाई डालते हैं, ठीक है। डाई जब पेशेंट की बॉडी में जाएगी तो हार्ट की आर्टरीज की एक क्लियर पिक्चर शो करती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है लाइक कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी। दिस इज द मेन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं सीएडी के लिए, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन cardiologist gently insert a catheter into the blood vessel, usually in the wrist or groin area. The catheter is gently guided to the heart, ठीक है, then x-ray help to guide it, dye flow through the catheter, this dye help to blood vessels show up better on the images and outline any blockages, means पहले हम बात करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, हार्ट में कैथेटर डालना, तो हमने अभी बात करी लाइक ग्रॉइन एरिया से या रेडियल आर्टरी से आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पेशेंट लेटा है, ठीक है, दिस इज़ द पेशेंट, ये आपकी मशीन है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी इंसर्ट हम कर रहे हैं वो इस मशीन के थ्रू हमें इस कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ शो होता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ग्राइन वाले एरिया में फीमोरल आर्टरी फील करनी है, वो फील करके पहले पार्ट प्रिपरेशन वगैरह करके क्लीन करके वो मार्क कर लेना है, एरिया फील करना है, एक नीडल डालनी है, नीडल के थ्रू हमने एक शीट डालनी है, शीट के थ्रू हम क्या करते हैं, गाइड वायर डालते हैं, ठीक है। गाइड वायर के थ्रू फिर हमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कैथेटर यहाँ से इंसर्ट करके सीधा हार्ट तक ले आते हैं, ठीक है। अभी हार्ट में हम एडवांस जब कैथेटर करते हैं तो उसका जो पिक्चर है इस मशीन के थ्रू यहाँ पे शो होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ चेक करके उस कैथेटर को पूरा आपके हार्ट तक इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कैथेटराइजेशन।
कार्डियक कैथेटराइजेशन। ठीक, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो उस ब्लॉकेज को चेक करने के लिए हम उस कैथेटर, जैसे कैथेटर यहाँ पे डल गया, ठीक, इस कैथेटर के थ्रू अब हम एक डाई इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डाई जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो कॉर्नरी आर्टरीज में फ्लो करेगी। ठीक है, और जहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज जो है वो हमें स्क्रीन पे इजीली विजिबल रहेगी, क्योंकि डाई उसको बिल्कुल क्लियरली शो करेगी वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट इज ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करेंगे बिकॉज मेन जो इसमें प्रॉब्लम है वो कोलेस्ट्रॉल की है। तो लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का लेवल हम चेक करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं जिसमें हम WBCs का लेवल देखेंगे, बिकॉज अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है तो वहाँ पे इंजरी है, इंजरी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर सब रिलीज होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, बिकॉज प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट होते हैं जब भी इंजरी होती है तो। ठीक है, और पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, उसके लिए आपका HB लेवल, RBC लेवल सब चेक करेंगे। ठीक, उसके अलावा हम यहाँ पे कार्डियक एंजाइम्स करते हैं। अब ये कार्डियक एंजाइम्स क्या होते हैं, आपका जो कोई भी मसल है बॉडी का, जब उसमें इंजरी होती है तो इंजरी होने की वजह से आपके मसल से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, प्रोटीन रिलीज होते हैं, उन्हीं को हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो वैसे ही हमने बोला मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ, मायोकार्डियल इस्कीमिया होने के बाद नेक्स्ट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है तब कार्डियक के मसल्स के जो एंजाइम्स हैं वो वहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिससे ब्लड में उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन I है, CK, CKMB, मायोग्लोबिन। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मायोकार्डियम में इंजरी है। तो ब्लड में इनका लेवल अगर रेज मिल रहा है, दैट इंडिकेट कि अब मायोकार्डियम में इंजरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट करेंगे बिकॉज डायबिटीज भी इसमें कॉज था। तो दीज आर द ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट आता है पेट स्कैन। अब पेट स्कैन क्या है, पेट स्कैन जो है इसकी फुल फॉर्म पहले आती है, दैट इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अभी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी क्या होती है। ठीक है, so cardiac PET scan create image of your heart using a scanning machine, an injection of radioactive tracer, the pattern with which the tracer light up the heart. ठीक, during a cardiac PET scan, a small amount of radioactive tracer, that is rubidium-82 and ammonia 913 tracer is injected into the brain. Radioactive tracer release radiations and PET scanner detect these radiation released by the tracer and create images of heart on the computer screen. ठीक है, तो लाइक हमने अभी CT स्कैन पढ़ा, कार्डियक CT स्कैन, उसमें भी हमने बोला कि एक डाई इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, उसके बाद जो मशीन है वो पिक्चर्स लेती है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको शो करती है। तो पेट स्कैन में हम प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें क्या यूज़ करते हैं, रेडियोएक्टिव ट्रेसर यूज़ करते हैं। कौन सा, रुबिडियम-82 एंड अमोनिया 913 ट्रेसर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बेन में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव ट्रेसर क्या करता है, रेडिएशंस रिलीज करता है। ठीक है, और आपकी जो पेट स्कैन की मशीन है इन रेडिएशंस को ही डिटेक्ट करती है। ठीक है, और इमेजेस को क्रिएट कराती है। इससे भी हमें हार्ट की ब्लॉकेजेस का पता चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वाला है, ये लेफ़्ट वाला है, और इस लेफ़्ट वेंट्रिकल के ये वाली आर्टरी में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वाले एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिली है, इस्कीमिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पेट स्कैन की इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं आपके CAD में। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा हिस्ट्री, देन फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ECG, फिर इकोकार्डियोग्राम करेंगे। इकोकार्डियोग्राम के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम TMT भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड टेस्ट करेंगे कुछ, ठीक। ब्लड टेस्ट के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सिटी, कार्डियक सिटी स्कैन। देन हमने पढ़ा पेट स्कैन। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच वी विल परफॉर्म इन द CAT। नेक्स्ट आती है आपकी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट यूजुअली 3 उसमें डिवाइड रहती है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट जब भी हम पढ़ेंगे उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है हमने गोल, सेकेंड हमने पढ़ना है फार्माकोथेरेपी एंड तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है नॉन फार्माकोथेरेपी, ठीक है। गोल मतलब हमने मेडिकल मैनेजमेंट क्यों देनी है, उसके लिए हम सबसे पहले गोल सेट करेंगे। फार्माकोथेरेपी में जो भी ड्रग्स हम उस चीज़ से रिलेटेड दे रहे हैं वो आएंगी। नॉन फार्माकोथेरेपी में जो ड्रग्स के अलावा हम दूसरी चीज़ें हम पेशेंट को देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, स्टीम हो गया, स्मोकिंग सेसेशन कराना है, हेल्दी डाइट देनी, वो सारी चीज़ें आपके नॉन फार्माकोथेरेपी में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका गोल। तो क्या गोल रहेगा? सिम्टम्स को रिलीव करना, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड एंड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो ये यहाँ पे हमारा गोल रहेगा, ठीक। फार्माकोथेरेपी में सबसे पहले जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ एंटी एंजाइनल ड्रग, बिकॉज मायोकार्डियल इस्कीमिया जब होगा तो सबसे पहले पेशेंट को पेन फील होगा, तो उसके लिए हम ड्रग देंगे नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक वेजोडाइलेटर है, ठीक है। वेजल्स को डायलेट करता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज थी, ठीक है, अब पेशेंट को चेस्ट पेन फील हुई बिकॉज ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इन वेजल्स को डायलेट करने वाले ड्रग देंगे, जिससे क्या है, चेस्ट पेन जो है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले, बिकॉज इस्कीमिया थोड़ा रिड्यूस होगा, ठीक है। और इसको हम वेरियस रूट से दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, सब लिंगुअली, इंट्राडर्मली, IV सब रूट से दे सकते हैं, बट सबसे फास्ट ये काम करता है सब लिंगुअल रूट से, ठीक। नाइट्रेट्स का एग्जाम्पल है मेन नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट ड्रग जो हम देंगे दैट इज़ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर बेसिकली क्या करेगा, हमने अभी बोला एक गोल है कि ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज रहे और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर रहे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर बेसिकली क्या करते हैं, आपके मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज जब भी आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, और वो किसको रिलीज़ करते हैं? एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करते हैं? ये ड्रग आपके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे एपिनेफ्रिन भी इनहिबिट होता है, ठीक है। और इसका काम होता क्या है एपिनेफ्रिन का? ये आपके मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कराता है, जिससे मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या करा यहाँ पे, आपके मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड को क्या किया? डिक्रीज किया। कैसे किया? बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? एटिनोलोल, एस्मोलोल एंड लेविटालोल। नेक्स्ट ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली आप छोटी सी बात याद रखना, ये क्या काम करते हैं? वेजोडाइलेशन का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो एग्जांपल्स हैं मेन, वो एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, डिल्टिएज़म है, वेरापैमिल है, ठीक। नेक्स्ट ड्रग जो यहाँ पे हम देते हैं दैट इज एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये दोनों ड्रग्स क्या करेंगी, ये जो आपके एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, बेसिकली ये क्या काम करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स में हम क्या करेंगे, हम एस को इनहिबिट करेंगे, दूसरे में हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉकर करेंगे, ठीक है। तो आपने रास सिस्टम अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेनिन जो है वो आपके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, अभी हमने बात करी, ये क्या करता है? वेजो
कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होंगी, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर यूजुअली इम्प्रूव होगा, ठीक है, और हार्ट पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, मतलब हार्ट में इन शॉर्ट मायोकार्डियल में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो बाय ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन 2 हम वेजो कंस्ट्रिक्शन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कराएंगे, जिससे हार्ट पे वर्कलोड नहीं पड़ेगा, मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड नहीं बढ़ेगी, जिससे थोड़ा सा पर्सन को रिलीफ मिलेगा। तो क्या एग्जांपल है इस इनहिबिटर्स के? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के एग्जांपल है टेलमिसार्टन, लोसार्टन। ये बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कौन सी ड्रग्स देंगे? लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, लिपिड को लो करने वाले, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोलते हैं, बिकॉज मेन प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल की है, ठीक है, तो उनको लो करने वाले ड्रग्स देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो हैं उनको हम HMG-CoA बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आती है 3-मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स, ये जो एंजाइम है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ठीक है, इसको इनहिबिट करती है। क्यों इनहिबिट करती हैं? बिकॉज ये जो एंजाइम है ये आपके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में थोड़ा प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है, LDL का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, वो भी रिड्यूस होगा। तो क्या एग्जांपल है? लोवास्टैटिन एंड प्रावास्टैटिन। नेक्स्ट ड्रग्स जो इसमें आती हैं दैट इज निकोटिनिक एसिड। ये भी लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस, LDL का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल डिक्रीज करता है और HDL का लेवल इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है नायासिन, नायाकोर। नेक्स्ट ड्रग जो आती है दैट इज फिब्रिक एसिड, ठीक। ये भी क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करती है और HDL के लेवल को इंक्रीज करती है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? क्लोफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट। नेक्स्ट जो ड्रग्स आती है दैट इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। पहले वाली तीनों ड्रग्स, स्टैटिन्स, आपका नायासिन और आपका फिब्रेट्स, ये तीनों ड्रग्स क्या करती हैं? कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, रिड्यूस करती हैं, ठीक है। पर जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स ये क्या करती है? ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करा देती है इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिससे इसकी जो ब्रेक डाउन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपका LDL का लेवल लो हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्टाइरामिन, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लो कोलेस्टाइन क्वेस्ट्रान इसको याद रख सकते हैं। तो दीज आर द लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, जो लिपिड को लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा जो ड्रग हम यहाँ पे देते हैं दैट इज एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स, या फिर आप ब्लड थिनर्स बोल सकते हो। तो बेसिकली हम एस्पिरिन यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके अलावा हेपरिन, वारफरिन वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ड्रग्स जो हम देंगे। कौन कौन से ड्रग्स हमने पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट्रोग्लिसरीन, जो एक वेजोडाइलेटर है। फिर हमने पढ़े बीटा ब्लॉकर्स, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक। फिर हमने पढ़े एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े लिपिड लोअरिंग एजेंट, ठीक है। लिपिड लोअरिंग एजेंट में हमने 4 ड्रग्स पढ़े। सबसे पहले पढ़े स्टैटिन्स, स्टैटिन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा नायासिन, फिर हमने पढ़ा फिब्रेट। इन तीनों ड्रग ने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रिड्यूस किया, ठीक। उसके अलावा हमने बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स पढ़े, जिन्होंने इंटेस्टाइन में ही कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके उसके ब्रेकडाउन को इंक्रीज किया। एंड लास्ट हमने पढ़े एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन है तो उस केस में हम ओपॉइड्स दे सकते हैं। ओपॉइड्स में बेसिकली हम क्या देते हैं? मॉर्फिन, ठीक है। तो दिस इज द फार्माकोथेरेपी फॉर द CAD। नेक्स्ट आती है नॉन फार्माकोथेरेपी। तो नॉन फार्माकोथेरेपी में हम क्या क्या दे सकते हैं? पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, जिससे इस्कीमिया में रिलीफ मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कराएंगे, ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल कराएंगे। स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ने के लिए बोलेंगे। पेशेंट को हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलेंगे, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, नट्स, ये ज़्यादा लेना है। सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने के लिए बोलेंगे एंड ट्रांस फैट्स। सॉल्ट एंड शुगर को रिड्यूस कराने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिश की सर्विंग्स ले सकते हैं 500 वीक, ठीक है। उसके अलावा
अगर पर्सन एल्कोहलिस्ट है तो अल्कोहल लिमिट करने के लिए बोलेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे एंड वेट को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी नॉन फार्माकोथेरेपी में, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, गोल, फार्माकोथेरेपी एंड नॉन फार्माकोथेरेपी, ठीक है। तो ऐसे हम मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करेंगे, सर्जरीज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो ये जो सर्जरी है PTCA, ठीक है, ये किस लिए करते हैं, जो हार्ट आर्टरीज जो क्लॉग्ड हुई हैं, ब्लॉक हुई हैं, उनको ओपन करने के लिए करते हैं। इसको हम PCI भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने अभी कार्डियक कैथेटराइजेशन वाला प्रोसीजर पढ़ा, सेम वैसा होगा। क्या करेगा कार्डियोलॉजिस्ट, एक कैथेटर जो है उसको इंसर्ट करेगा, ठीक है, नैरोड पार्ट ऑफ द हार्ट आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अ टाइनी बलून इज इन्फ्लेटेड टू हेल्प वाइडन द ब्लॉक्ड आर्टरी एंड टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, ठीक है। जैसे ये कैथेटर डाला, ये आपका ब्लड वेसल है, ये कैथेटर है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लाक बना हुआ है, ठीक। तो ये कैथेटर के टिप पे क्या होगा कि यहाँ पे बलून होगा, ठीक। इस बलून को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेट कराएंगे, ठीक है। जब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे तो जो यहाँ पे ये जो प्लाक बना था, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, ठीक है। आप ये पिक्चर में नीचे देख सकते हो, ये हमने कैथेटर डाला, इस कैथेटर के टिप पे ये बलून है, बलून ने क्या किया, इस प्लाक को कंप्रेस कर दिया, और जब प्लाक कंप्रेस हुआ तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं PTCA, या हम शॉर्ट फॉर्म में एंजियोप्लास्टी बोल देते हैं, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है स्टेंटिंग। PTCA करने के बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं दैट इज स्टेंटिंग। तो स्टेंट क्या है, एक वायर मेश ट्यूब होती है, ठीक है, मेटल का होता है यूजुअली, जिसको हम ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी ही उस नैरोड एरिया में प्लेस करते हैं, ठीक है। स्टेंट हेल्प टू कीप द आर्टरी ओपन, lower the risk of artery narrowing again, and some stents slowly release medication to help keep the artery open, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये आपका था नॉर्मल, जो आपका एक नैरो पार्ट था, यहाँ पे प्लाक बना था, हमने PTCA में क्या किया, बलून की हेल्प से इस प्लाक को कंप्रेस कर दिया, ठीक। जब कंप्रेस किया, फिर उस बलून में ही साथ में हमने एक स्टेंट डाला था, ठीक है, ये मेश सा है, स्टेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हमने इन्फ्लेट कर दिया इसी जगह पे, ताकि जो आपका प्लाक है वो फिर से ग्रो ना करे, ठीक है, और आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव रहे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ये प्लेस हो जाता है, जिससे आपका जो प्लाक है वो बिल्कुल कंप्रेस रहता है और यहाँ पे ब्लड फ्लो पूरा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेंटिंग। नेक्स्ट आता है आपका CABG। CABG फुल फॉर्म इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। तो इसमें क्या करते हैं, a surgeon take a healthy blood vessel from another part of the body to create a new path for the blood in the heart. The blood then goes around the blocked or narrowed artery, ठीक है। and CABG एक open heart surgery है, it is usually done only in those with many narrowed heart arteries, ठीक। तो क्या बोला, इसमें हम पेशेंट की बॉडी से ही एक हेल्दी ब्लड वेसल लेते हैं, ठीक है, और जो हार्ट में ब्लड वेसल ख़राब है उसकी जगह उसको नया प्लेस कर देते हैं। जैसे बाईपास रूट हमारे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक नया पाथ बन जाता है, ठीक है, जिससे ट्रैफिक कम होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है, लाइक ये आपका हार्ट है, इसकी ये वाली जो आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज थी, ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, जो एयोटा से ब्रांच निकल रही है कॉरोनरी आर्टरी की, वहाँ पे ही एक नया वेसल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अगर हम इसकी ऐसे बात करें, ये आपकी डैमेज्ड आर्टरी थी, ठीक, इसकी जगह हमने क्या आगे एक नया ब्लड वेसल डाल दिया ऐसे, तो अब ब्लड इस आर्टरी से फ्लो नहीं करेगा, इस आर्टरी से फ्लो करेगा और आपके मायोकार्डियम को ईजिली ब्लड सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल है ये हमारी ही बॉडी से लिया जाता है, ठीक है। और जो CABG है ओपन हार्ट सर्जरी है, पूरा आपका थोरेक्स ओपन होएगा, पूरा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ठीक है, और आपके हार्ट को हार्ट लंग मशीन पे डालेंगे, फिर आपका ये रिप्लेसमेंट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये ब्लॉकेज थी,
ये ब्लॉकेज थी, ठीक है। इन दोनों ब्लॉकेजेस को की जगह हमने क्या किया, एक नया ब्लड वेसल डाला, ठीक है। ये हमने सेफिनस वेन से लिया था ब्लड वेसल, इसको हमने यहाँ पे डाला। ये हमने मेमोरी आर्टरी से लिया था, जिसको हमने यहाँ पे डाला। और देखो दोनों को हमने कहाँ अटैच किया है, आपके एयोटा के साथ, ठीक है। ये एयोटा है, इसके साथ अटैच किया, और इसको भी ऊपर एयोटा के साथ अटैच किया है, तो इसको हम बोलते हैं CABG। इसके अलावा जो एक और सर्जरी है, दैट इज कॉरोनरी अथ्रेक्टमी। कॉरोनरी अथ्रेक्टमी क्या होता है? अथ्रेक्टमी नाम बता रहा है, एक्टमी इज रिमूवल, अथ्रोमा का रिमूवल। अब अथ्रोमा हम प्लाक को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर टू रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम कॉरोनरी आर्टरी टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। It is usually performed on heavily calcified and stubborn coronary lesions, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? It uses a small rotating blades with balloon to cut out the plaque and to remove it safely from the blood vessel। तो ये क्या है? ये भी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। जब कॉरोनरी आर्टरी में जो प्लाक बना है वो बहुत ही कैल्सिफाइड हो गया, बहुत ही से जमा हुआ है, हैवी है, स्टबर्न सा है, जो इजीली बलून से नहीं ठीक हो रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, वही बलून तो सेम रहेगा, कैथेटराइजेशन वाला प्रोसेस, उस बलून के साथ हम क्या करेंगे, ब्लेड्स लगाएंगे। उन ब्लेड्स के थ्रू फिर हम प्लाक को कट करेंगे और आपके जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव कराएंगे। तो इसको बेसिकली हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक आता है आपका डायरेक्शनल मेथड, दूसरा आता है आपका रोटेशनल मेथड। डायरेक्शनल मेथड में क्या होता है, जो कैथेटर है उसके साइड में ब्लेड लगा है, लाइक ही कैथेटर है, इसके साइड में यहाँ पे ब्लेड लगा होता है, ठीक है। और जो रोटेशनल मेथड है उसमें क्या है, कैथेटर जो है उसके टिप पे जो कटिंग डिवाइस है वो लगा होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, आप नीचे पिक्चर्स में क्लियर कर सकते हैं। ये आपका वो है कैथेटर है, तो इसके साइड में यहाँ पे ब्लेड लगा है, तो ये आप इस पिक्चर में क्लियर कर सकते हैं। ये यहाँ से इसको आपके प्लाक को कट कर रहा है, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। तो ये कौन सा मेथड था? ये मेथड था आपका डायरेक्शनल वाला। नेक्स्ट आता है आपका रोटेटिंग वाला मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कैथेटर के टिप पे कटिंग डिवाइस लगा है, धीरे धीरे इसको ये काटता जा रहा है और आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। सो दिस इज अथ्रेक्टमी। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट जो हमने पढ़ी CAD के लिए। कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा PTCA, फिर हमने पढ़ा स्टेंटिंग, उसके अलावा CABG, और अभी हमने पढ़ा अथ्रेक्टमी। तो ये चार बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट, जो मेन आपका पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, आपको नर्सिंग प्रोसेस पता है, सबने पढ़ा है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट आती है, फिर डायग्नोसिस आती है, गोल आता है, इंटरवेंशंस आती है, इवैल्यूएशन आती है, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है बार बार, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है, जो भी सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो भी उसके रिस्क फैक्टर है, वो सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, कोई डायबिटीज़, कोई किडनी डिसऑर्डर कुछ तो नहीं है पेशेंट को, ठीक। पेशेंट और उसकी फैमिली का नॉलेज असेस करना है, वाइटल्स वगैरह लेने, ECG वगैरह हमने करना है, ठीक है। तो असेसमेंट पार्ट आप देख लेना डिटेल से। फिर हम बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो बेसिकली CAD में अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो यूजुअली तभी डायग्नोसिस बनती हैं, ठीक है, इस्कीमिया हो रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायग्नोज बनेगा दैट इज़ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट related to reduced myocardial contractility, preload and afterload. Next, activity intolerance related to insufficient oxygen supply, and next is anxiety related to chest pain, uncertain prognosis, threatening environment. उसके अलावा आप और भी बना सकते हैं, like ineffective tissue perfusion, बिकॉज जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यू परफ्यूजन भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशंस। अब इन के लिए इंटरवेंशंस हम क्या देंगे? सबसे पहला आता है पेन के लिए, तो गोल रहेगा टू रिलीव पेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इंटरवेंशंस करते हैं तब भी सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेन की इंटेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर अदर साइन एंड सिम्टम, कि पेन के साथ साथ दूसरे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है या नहीं है, कि डिज्निया, जो फेस कलर है वो चेंज हो रहा है, स्वेटिंग तो नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देंगे,
बिकॉज फाउलर पोजिशन क्या करती है, इट प्रमोट वेंटिलेशन। ऑक्सीजन देंगे इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, वाइटल्स लेंगे, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ईसीजी सब कुछ चेक करेंगे। अगर पेन फिर भी रिलीफ नहीं हो रही है तो हम क्या देंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। अगर उससे भी सीवियर है तो फिर हम ऑपोइड्स दे सकते हैं, ठीक। और मॉनिटर करना है कि कितना पेशेंट का रिलीफ हुआ है पेन से, ठीक है। सो दीज आर द नर्सिंग इंटरवेंशन टू रिलीफ फ्रॉम पेन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा था नर्सिंग डायग्नोज कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड। तो यहाँ पे गोल क्या रहेगा, टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। इंटरवेंशंस क्या रहेंगी, सबसे पहले यहाँ पे भी हम मॉनिटर करेंगे, केयरफुली मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ड्रग थेरेपी, रीचेक वाइटल्स आर इंडिकेटेड बाय ऑनसेट of actions of drug and at the drug's peak effect. Next, note patient complaints of headache and dizziness. ECG लेना है, evaluate the development of heart failure. चेक करना है कि अब completely आपका कार्डियक आउटपुट कम तो नहीं हो गया है, ठीक है। लैब टेस्ट कराने, कार्डियक मार्कर चेक करने हैं, ठीक है। डेली वेट, इनटेक आउटपुट सब चेक करना है, एंड प्रेजेंस ऑफ एडिमा, बिकॉज ये सारे क्या हैं, साइन है आपके किसके, हार्ट फेलियर के, ठीक है। तो इनको चेक करना है, ठीक है। और पेशेंट की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, ताकि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस था हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा गोल हमारा टू इंक्रीज द एक्टिविटी टॉलरेंस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रमोट करना है रेस्ट विद अर्ली ग्रेजुअल इंक्रीज इन मोबिलाइजेशन। सेकेंड इज टू प्रमोट रेस्टफुल डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ फॉर पेशेंट, बिकॉज वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है तो उसको हमने दूसरी एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, ड्राइंग, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए करने को बोलना है। नेक्स्ट, असिस्ट द पेशेंट विद प्रिस्क्राइब एक्टिविटी, जो भी आपने उसको प्रिस्क्राइब करा उसमें हेल्प करना है करने के लिए। असिस्ट पेशेंट टू राइज स्लोली फ्रॉम द सुपाइन पोजिशन टू मिनिमाइज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। कि जो पेशेंट उठ रहा है बेड से तो उसको असिस्ट कराना है कि एकदम से नहीं उठना है, आपको चक्कर वक्कर आ सकता है। एनकरेज पैसिव एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। एलिवेट पेशेंट फीट व्हेन आउट ऑफ द बेड इन चेयर टू प्रमोट द सर्कुलेशन, ठीक है। जब अगर पेशेंट चेयर पे बैठ रहा है तो उसके फीट्स को हमेशा ऊपर रखना है ताकि सर्कुलेशन प्रॉपरली होती रहे, ठीक है। उसके अलावा implement a step-by-step program for progressive activity as directed if patient is free from chest pain and ECG changing during the activity, ठीक है। अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने एक्टिविटीज़ को करने के लिए उसको इनकरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनजाइटी से रिलेटेड, दैट इज़ टू रिड्यूस द एनजाइटी। तो सबसे पहले हमने कोई फिजिकल कॉज तो नहीं है, फिजियोलॉजिकल कॉज फॉर एनजाइटी तो नहीं, उसको असेस करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग as needed sedatives. Second, assess the patient for signs of hypoperfusion and administer oxygen as prescribed. Next हमने क्या करना है, पेशेंट एंड फैमिली को एक्सप्लेन करना है क्या क्या, कि क्यों वो हॉस्पिटल में है, क्यों डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट जो एडमिनिस्टर की जाती है उसका क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट, एनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज फियर एंड कंसर्न अबाउट इलनेस। उसको बोलना है, जो भी तुम सोच रहे हो वो बोलो, ठीक है। और उसका आंसर आपने नेक्स्ट क्लियरली देना है, कंसाइज एक्सप्लेनेशन आपने बतानी है ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है वो रिलीफ हो जाए। नेक्स्ट, अगर नहीं रिलीव हो रही है तो उसको हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, सीडेटिव्स दे सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन करना है पेशेंट को द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनजाइटी रिडक्शन टू असिस्ट इन अर्ली रिकवरी, बिकॉज जब भी एनजाइटी एंड फेयर होता है उसको बताना है तो ये आपके हार्ट पे प्रेशर पुट करता है, ठीक है, जिससे आपके हार्ट को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए एनजाइटी नहीं करनी है। और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन वगैरह पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द नर्सिंग इंटरवेंशन। इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, ठीक है, कि एंजाइटी रिलीव हुई है नहीं हुई है, पेन रिलीव हुई है नहीं हुआ है, कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस। फिर बाद में हम क्या पर्सन को करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द CAD, एडवाइज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, अवॉइड एक्टिविटीज़ नोन टू कॉज एंजाइनल पेन। ऐसे एक्टिविटीज़ अवॉइड करने के लिए बोलना है जो एंजाइना पेन को इंक्रीज़ कराती है और पेशेंट को पता है, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है तो वो रिड्यूस कराना है पेशेंट को, उसको बोलना है,
ठीक है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको हमेशा अपने पास रखो और जब भी पेन हो तो इमिडिएटली उसको टंग के नीचे रखना है, ठीक। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ जो आपके चेस्ट को डिस्कम्फर्ट दे रही हैं वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो करने से कुछ हो रहा है तो एकदम से क्वाइटली सिट हो जाना है, ठीक। नेक्स्ट, टीच करना है पेशेंट को व्हाट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, बिकॉज जो भी मेडिसिन देते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो सब पेशेंट को बताना है। पेशेंट को बोलना है स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल, एक्सेसिव कैफीन इनटेक एंड हाई फैटी डाइट सब कुछ अवॉइड करना है। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है हेल्दी डाइट लेने के लिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइट ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक। लास्ट में आता है कॉम्प्लिकेशंस। अगर CAD ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सबसे पहला आता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब हार्ट अटैक, सिकनेस, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, डिसरिथमियाज, सडन डेथ। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं अगर CAD प्रोग्रेस कर गया या ठीक नहीं हुआ, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े CAD के, डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ी। मैनेजमेंट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, गोल, फार्माकोथेरेपी, नॉन फार्माकोथेरेपी। फिर हमने सर्जरीज पढ़ी जिसमें PTCA, आपका स्टेंटिंग, CABG, एथ्रेक्टमी मेन था। फिर हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ी जिसमें सबसे पहले असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, देन गोल, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन, एंड एंड में हमने हेल्थ एजुकेशन। और अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज़ CAD, ठीक है। थैंक यू।